सवाल नंबर 1, प्रॉपर्टी में कितना निवेश करना सही माना जाता है। सवाल नंबर 2, होम लोन लेकर प्रॉपर्टी लेने पर क्या ध्यान रखें। सवाल नंबर 3, सही प्रॉपर्टी चुनने का क्या तरीका हो सकता है। सवाल नंबर 4, कोई प्रॉपर्टी महंगी है या नहीं कैसे पता चलता है। सवाल नंबर 5, शेयर और प्रॉपर्टी में कौन सा बेहतर होता है। सवाल नंबर 6, प्रॉपर्टी के दाम कितने सालों में बढ़ने लगता है। सवाल नंबर 7, मकान लेने सही होता है या फिर दुकान लेना सही होता है। सवाल नंबर 8, प्रॉपर्टी में निवेश करने के अलग तरीके कौन से होते हैं। सवाल नंबर 1, प्रॉपर्टी में कितना निवेश करना सही माना जाता है। दरअसल प्रॉपर्टी एक महंगा निवेश है, लिहाजा इसमें पैसा लगाने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि इसमें कितनी रकम आप निवेश कर सकते हैं। इसे समझने का बेहद आसान फार्मूला है। एक शख्स जिसकी आमदनी 50 लाख रुपए है और वह साल में 2.5 लाख रुपए बचा पा रहा है तो वह 18 लाख रुपए प्रॉपर्टी में निवेश कर सकता है। किसी प्रॉपर्टी की कीमत लगाते हुए उसकी लागत में 10% अतिरिक्त कॉस्ट जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उसके साथ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज फीस, एडवोकेट फीस, होम लोन प्रोसेसिंग फीस, TDS और सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है। सवाल नंबर 2, होम लोन लेकर प्रॉपर्टी लेने पर क्या ध्यान रखें। दरअसल अगर आप होम लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से कम है तो आपको होम लोन मिलने में मुसीबत आ सकती है, लिहाजा क्रेडिट स्कोर इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। होम लोन के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ भी होने चाहिए। इसमें पहले 6 महीने की सैलरी स्लिप, पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, एंडोर्स प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ सहित कुछ दूसरे दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 3, सही प्रॉपर्टी चुनने का क्या तरीका हो सकता है। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि निवेश के लिए प्रॉपर्टी का चयन कैसे किया जाए। इसके लिए 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। पहला आकर्षक प्रोजेक्ट प्लान और दूसरा मनी वैल्यू। आकर्षक प्लान का अंदाज़ा ओपन एरिया और ऑक्यूपाइड लैंड के रेशियो से लगा सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट में जितनी खुली जगह है वह प्रोजेक्ट उतना अच्छा माना जाएगा। अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय देना पड़ता है, इसके लिए काफ़ी छानबीन की ज़रूरत भी होती है। प्राइस और लोकेशन के अलावा खरीदारी में स्पेस को ध्यान में रखना चाहिए। क्या एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, प्रॉपर्टी पर कोई मुकदमेबाजी तो नहीं है या कोई अन्य कानूनी अड़चन का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। इन सभी सवालों पर मत्थापच्ची कर लेना ज़रूरी है। सवाल नंबर 4, कोई प्रॉपर्टी महंगी है या नहीं कैसे पता चलता है। दरअसल मनी वैल्यू का मतलब है कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी महंगी होगी तो उस पर रिटर्न कम मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी महंगी है या नहीं यह जानने का एक फार्मूला होता है। आप जिस प्रॉपर्टी या फ्लैट को लेना चाहते हैं उसका किराया प्रॉपर्टी की कीमत के 3% से कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत 35 लाख रुपए है और किराया 10,000 रुपये मिल रहा है, तो इसकी रेंटल ईयर्स यानी किराए से होने वाली कमाई 3.4% होगी। सवाल नंबर 5, प्रॉपर्टी के दाम कितने सालों में बढ़ने लगता है। दरअसल हालांकि वर्ष 2008 से पहले खासकर महानगरों में प्रॉपर्टी की कीमत हर महीने या फिर 2 महीने में बढ़ा करती थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी में अच्छा रिटर्न, लोकेशन, डेवलपमेंट और प्रॉपर्टी की मांग में बढ़ोतरी पर टिका होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर अच्छा रिटर्न पाने के लिए कम से कम 5 से 7 साल का इंतजार ज़रूरी है। अगर आप अपनी बचत को प्रॉपर्टी में लगाने जा रहे हैं तो इस समय सीमा को ध्यान में रखकर ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। सवाल नंबर 6, मकान लेना सही है या फिर दुकान लेना सही है। दरअसल रियल इस्टेट में निवेश करने पर अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में यह बेहतर होता है। आमतौर पर मकान के किराए के बदले दुकान का किराया ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी किराए पर लेने वाला व्यक्ति उससे अपनी आय बढ़ाता है। वहीं बाज़ार में कमर्शियल प्रॉपर्टी का दाम रेजिडेंशियल के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ऐसे में यदि उसे रीसेल भी किया जाए तो बेहतर रिटर्न देता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर उठाने के बाद भी मकान मालिक का निवेश मांगती है, क्योंकि मकान किराएदार को देने के बाद उसकी डेंटिंग पेंटिंग के कई खर्चे मकान मालिक के हिस्से में आते हैं। इसके अलावा आमतौर पर मकानों के किराएदार हमेशा बेहतर ऑप्शन की तलाश में रहते हैं, तो उनके ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह रहने की संभावना नहीं होती। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर लेने वाला व्यक्ति उस जगह अपना कामकाज करता है, तो वह यह छोटी मोटी रिपेयरिंग के काम को खुद ही पूरा कर लेता है। यदि कोई ऑफिस, रिटेल चेन, बैंक ऐसी जगह को किराए पर लेती हैं तो बहुत जल्दी उसे खाली नहीं करती।
वहीं दुकान या ऑफिस को सजाने पर खर्च भी वही करता है, इसमें मालिक का कोई निवेश नहीं होता है। सवाल नंबर 7, शेयर और प्रॉपर्टी में से कौन सा बेहतर होता है? दरअसल स्टॉक ऊपर और नीचे जाते हैं, लेकिन रियल इस्टेट ऐतिहासिक रूप से अधिक स्थिर निवेश रहा है। संपत्ति से पैसा बनाने के दो मुख्य तरीके हैं, लाभ के लिए संपत्ति खरीदना और फिर से बेचना, और इसे किराए पर देने के लिए अचल संपत्ति खरीदना। दोनों दृष्टिकोणों के फायदे और नुकसान हैं जो निवेशक के लिए लाभ या हानि पैदा कर सकते हैं। स्टॉक में निवेश करने से आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। स्टॉक निवेश जोखिम लेने वाले निवेशकों का हमेशा से ही पसंदीदा रहा है, जो शेयर बाजार से बड़ा और बेहतरीन रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि शेयर बाजार जोखिम के अधीन है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जितना अधिक जोखिम उतना अधिक रिटर्न, तो शेयर बाजार में भी ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। शेयरों पर लाभांश अर्जित करना और उन्हें सही समय पर बेचकर लाभ जोड़ना आय का अच्छा स्रोत प्रदान करता है। इसके विपरीत रियल एस्टेट या अचल संपत्ति एक टेंजिबल एसेट ने दशकों से निवेशकों के लिए लगातार धन अर्जित किया है। वाणिज्यिक हो या फिर आवासीय, रियल एस्टेट में निवेश अधिक धन रखने वालों का पसंदीदा विकल्प रहा है। एक निवेशक के रूप में भारत के विभिन्न शहरों और स्थानों में रियल एस्टेट से रिटर्न काफ़ी भिन्न हो सकता है। घर के अलावा जहां आप रहते हैं, यदि आप कोई अतिरिक्त संपत्ति किराए पर देने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपको समय के साथ पूंजी वृद्धि के साथ नियमित किराए की आय प्रदान कर सकता है। दरअसल स्टॉक और रियल एस्टेट में निवेश करने के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। दोनों में से किसी एक के साथ पैसा बनाने के लिए इसके लिए योजनाबद्ध और व्यवस्थित रणनीति की आवश्यकता होती है। शेयरों और रियल एस्टेट दोनों ही निवेश में आप अपने अपने तरीके से यूनिक साबित हो सकते हैं। हालांकि जब हम सक्रिय रूप से ओवरऑल लाभ और आय सर्जन क्षमता की तुलना करते हैं, तो शेयरों में निवेश निश्चित तौर पर बेहतर होता है। सवाल नंबर 8, प्रॉपर्टी में निवेश करने के अलग तरीके कौन से होते हैं? दरअसल अगर केवल निवेश के तौर पर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड, स्मॉल सेविंग या इक्विटी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहीं सस्ते विकल्प हैं। रियल एस्टेट में जहां मेंटेनेंस कॉस्ट और प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, वहीं अन्य इंस्ट्रूमेंट में निवेश को मेंटेन का खर्च बहुत मामूली होता है। जैसे म्यूचुअल फंड के मामले में एक्सेस रेशो और शेयरों के मामले में मामूली डीमेट फीस, ब्रोकरेज इत्यादि का भुगतान करना पड़ता है। पैसे की ज़रूरत आने पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को आप थोड़ा थोड़ा करके भुना सकते हैं, वहीं प्रॉपर्टी के साथ ऐसी सुविधा नहीं होती है।